एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में अभी तक 2 वीडियो जारी किए जा चुके हैं, उसका लिंक शो हो रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। अब उसके बारे में अपन तीसरे नंबर के जो सेंटेंसेज हैं इम्पेरेटिव, जिनको आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं, उनको आज देखते हैं कैसे हल करना है। आज्ञार्थक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें आदेश हो, जिसमें रिक्वेस्ट हो, जिसके अंदर एडवाइस हो, जिसके अंदर थ्रेटनिंग हो, धमकी हो, वार्निंग हो, ये सारे के सारे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन वो आज्ञार्थक वाक्य शुरू करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ हो तथा आदेश हो। उनकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो इस फॉर्मूले पे बनाते हैं। पहले आएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कुछ बच जाता है तो वो आगे चला जाता है। ये वो वाक्य देख रहे हैं आज्ञार्थक जिनमें आदेश वगैरह हो और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होना जरूरी है। जैसे पहला वाक्य है पोस्ट द लेटर। इस वाक्य में पोस्ट आपकी वर्ब है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसकी शुरुआत में क्या दे रखा है? लेट। ऑब्जेक्ट कौन है? द लेटर। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या दिया हुआ है? बी। लेट द लेटर बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। लेट द लेटर बी पोस्टेड। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब अमूमन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, वो डू को हेल्पिंग वर्ब मान बैठते हैं, जबकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस वाक्य को केवल नेगेटिव रूप देने के लिए है। इसमें इंसल्ट मेन वर्ब है, द पुअर आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आज्ञार्थक में भी नेगेटिव रोल में है। डो नॉट इंसल्ट द पुअर, इस वाक्य को देखा तो अमूमन क्या गलती कर बैठते हैं कि अपन इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मान बैठते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तब होगा, प्रश्नवाचक वाक्य तब होगा, जब उसके अंत में सबसे बड़ी खूबी तो ये मिलेगी कि आपको उसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। तब वो वाक्य या तो इंटेरोगेटिव हो सकता है, प्रश्नवाचक हो सकता है, या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो सकता है। अन्यथा जो आज्ञार्थक वाक्य में डू नॉट आ रहा है, वहां पर डू का रोल केवल उस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेट, ऑब्जेक्ट है आपका द पुअर, नॉट बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड। कई बार वाक्य आपको ऐसा भी मिल सकता है जिसमें लेट दिया हुआ हो, जैसे लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। इस वाक्य में देखिए डूअर ऑफ द एक्शन इसको करवा रहा है, ऑब्जेक्ट आपका मैन द न्यूज़पेपर है। लेट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लेट से शुरुआत कर देते हैं। लेट द न्यूज़पेपर बी, रीड की तीनों फॉर्म की स्पेलिंग यही होती है, बाई। उसके बाद ये तो अपन ने वो वाक्य देखे थे जिनमें ऑब्जेक्ट है और आदेश है। दूसरे वो वाक्य देखते हैं जिनमें आदेश हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऑब्जेक्ट नहीं हो। पहले आज्ञार्थक वाक्य वो देखें जिनमें आदेश वगैरह हो, ऑब्जेक्ट हो। दूसरे वो देख रहे हैं जिनमें आदेश हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो। ऐसी वो इस वाक्य बनाते समय वाक्य के शुरू में यू आर ऑर्डर टू लगा देते हैं। अब देखिए वाक्य जैसे स्टे हियर, तो यहाँ पर स्टे वर्ब है, हियर आपका एडवर्ब है। इसका मतलब इस वाक्य में क्या नहीं है, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके लिए आपको बताया है कि आप इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, तब वाक्य के शुरू में यू आर ऑर्डर्ड टू स्टे हियर।
अब यहाँ पर ध्यान रहे, आपके दिमाग में ये आएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब ये है ना ऑर्डर्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए पैसिव वॉइस के रूल के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब देखना एक वाक्य और है, डू इट, इतना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आया हुआ है। उधर अपन ने पहले देखा था डू नॉट का यूज था, वहाँ पर डू का रोल केवल वाक्य को नेगेटिव रूप देने के लिए था। यहाँ पर ध्यान रहे आप, ये यहाँ पर मेन वर्ब हो गए, डू का मतलब करना, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखोगे। उन वाक्यों के अंदर जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो इंसल्ट थी वर्ब, यहाँ पर डू के बाद में इट है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो आदेश तो है, कोई तुमसे कहे कि ये काम करो, तो वाक्य क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। दूसरा इसका बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है आपके पास, लेट इट बी डन। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि पहले भी जैसे कीप द लेफ्ट, उसको 3 तरीके से बताया था, डू इट इसको भी 2 तरीके से बताया था, तो ये हमें कैसे पता चले। तो आपका जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें इनमें से एक ही ऑप्शन देगा आपको, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, और इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेट इट बी डन। ऐसे ही और देखते हैं एक वाक्य, शट अप है, तो शट वर्ब है, अब प्रीपोजिशन है। अब इसमें आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। इस तरीके से ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। तो तीसरे नंबर के वाक्य लेते हैं, तीसरे नंबर के वाक्य लेते हैं वे वाक्य जिनमें प्लीज व काइंडली दिया हुआ। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं तथा प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। इस टाइप के वाक्य भी आपके बोर्ड में भी और भी कई कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन पहला सेंटेंस, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज स्टॉप। फिर आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर डू का रोल केवल इस वाक्य को नेगेटिव रूप में देने के लिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, नॉट को टू से पहले लगाएंगे, डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पर ध्यान रहे, तुम्हें फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिक्वेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जैसे ऊपर ऑर्डर्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस आपके बोर्ड में भी आया, प्लीज हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, प्लीज हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। तो इसका जो आंसर होगा वो वाक्य के शुरू में क्या जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को हटा देंगे, प्लीज और काइंडली हट जाते हैं, टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। अब देखिए इसके अंदर 3 टाइप के सेंटेंस देखें। पहले वो जिनमें ऑब्जेक्ट है, आदेश वगैरह है, उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे वो जिनमें आदेश तो है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें वाक्य के पहले यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देते हैं। तीसरे वो
जिस वाक्य में प्लीज और काइंडली दिया होता है उस वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। इसमें कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसका दूसरे रूप में भी बना सकते हो। कीप द लेफ्ट, अब इस वाक्य को देखिए, एक तो लेट से बना सकते हैं, लेट द लेफ्ट बी केप्ट। दूसरा इसका देखिए तीनों तरीके से बन सकता है, द लेफ्ट शुड बी केप्ट। ये शुड है, ये किसके लिए आता है, एडवाइस के लिए आता है, मॉडल्स में भी जो होता है। यह भी सही है, इसका यह भी सही है, और इसका कई जगह आपको यह भी मिल जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू कीप द लेफ्ट। एक ही सेंटेंस है, कीप द लेफ्ट, ये आपका एक ही सेंटेंस था, उसको इन तीनों तरीके से बना दिया है। पहला लेट से बन जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि हम कौन सा उत्तर लिखें, तो वो एक ही देगा, इसमें से जो आपके ऑप्शन देगा ए बी सी डी, उसमें एक ही देगा। तो लेट से भी बन सकता है क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्ट है आपके पास, दूसरा शुड से भी बन सकता है, तीसरा यू आर एडवाइज टू से भी बन सकता है। यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके बाद ये इम्पेरेटिव सेंटेंस देखे थे अपन ने। इसके बाद अपन देखते हैं गोइंग टू वाले सेंटेंस, या इनको इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस बोल सकते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू होता है। इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस, इनकी पहचान कैसे करें कि इन्फिनिटिव का सेंटेंस है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये मिलेगा कि एक वर्ब टू से पहले, दूसरी वर्ब टू के बाद होती है। इसमें इन वाक्यों में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रहे, टेंस परिवर्तन नहीं होता है। इनकी जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें चेंज कहाँ से होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन वाक्यों के अंदर बाकी वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रहे। जैसे दे आर गोइंग टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स वेरी सून। ध्यान रहे इसमें, दे आपका सब्जेक्ट, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपकी वर्ब, टू आपका इन्फिनिटिव, और डिक्लेयर दूसरी इन्फिनिटिव वर्ब, और द रिजल्ट्स आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से इन वाक्यों का ये पैटर्न होता है। तो एक वर्ब अभी आपको बताए कैसे पहचान करें कि इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। तो इन्फिनिटिव से पहले एक वर्ब होगी, दूसरी वर्ब उसके बाद होगी, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब इसका उत्तर की शुरुआत करते हैं। द रिजल्ट्स आर गोइंग, यहाँ तक तो कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला, सिर्फ यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा, द रिजल्ट्स। अब टू के बाद में आपको लिख रखा है बी, और टू के बाद जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म करेंगे, उसकी थर्ड फॉर्म, टू बी डिक्लेयर्ड वेरी सून। सब्जेक्ट यह निश्चित करता है, इसलिए बाय देम वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर निश्चित होता तो वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, यू आर टू टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट, वर्ब, इन्फिनिटिव, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा, यू की जगह क्या आ गया, इंग्लिश। अब यू प्लूरल में था इंग्लिश के लिए, इज टू बी
वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये वाक्य हो गए आपके इन्फिनेटिव वाले। तो इस तरीके से ये एक विशेष प्रकार के और वाक्य देखिए। ऊपर तो अपन ने देखे थे इम्पेरेटिव, इसके बाद ये अलग टाइप के सेंटेंस थे। कौन से, जो इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस थे, उसमें गोइंग टू का प्रयोग तो ज़्यादा मिलता है। उसके लिए आपको बता दिया कि टू के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का स्थान, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। इस तरीके से ये आपके एक और अलग प्रकार के वाक्य हो गए। एक वाक्य होते हैं स्टेटमेंट से प्रारंभ होने वाले। स्टेटमेंट यानी कोई कथन से प्रारंभ होने, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं उसमें क्या है, दैट से आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया हुआ हो जाता है। जैसे पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप इसमें दो तरीके से चेंज कर सकते हो। इस वाक्य का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये दैट से आगे दूसरा कथन दिया हुआ है। तो क्या नहीं है इसके अंदर, दैट से पहले ऑब्जेक्ट नहीं है। या तो इसमें इट सब्जेक्ट ले लो। ये कौन सा टेंस हुआ, पीपल से, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब या तो सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है वो सहायक क्रिया लेता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इट इज से का हो जाएगा सैड, और आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके अंदर अपन किसको ले लेते हैं, इट को अपना सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसको इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, और दैट से पहले पहले चेंज हो गया। बाय पीपल यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अनिश्चित करता है। दूसरा इसका बन सकता है ऑनेस्टी इज सैड टू बी द बेस्ट पॉलिसी। ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसमें आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। ये इजी है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इट को आप ऑब्जेक्ट मान लो और वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, और दैट से पहले पहले चेंज हो जाएगा, आगे नहीं होगा। और दूसरा तरीका लेते हो तो दैट के बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लेना पड़ेगा, और फिर टू प्लस बी लगा के यूँ चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपके पांचवें सेंटेंस हो गए। तो पैसिव वॉइस में अपन ने साधारण वाक्य देखे, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक देखे। आज अपना जो टॉपिक था उसमें इम्पेरेटिव देखे। इम्पेरेटिव के बाद अपन ने जो गोइंग टू या इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस जो कहते हैं वो देखे, और उसके बाद जो स्टेटमेंट जो कथन से शुरू होते हैं वो वाक्य देखे। इनके अलावा कोई रेयरली सेंटेंस होता है, बाकी पैसिव वॉइस में चाहे आप किसी भी कंपटीशन में चले जाओ, इनके अलावा आपको बहुत कम, कोई रेयरली एक्सेप्शन, कोई अपवाद के स्वरूप वाक्य होगा, वो भले ही मिल जाए। एसटीसी और उनमें तो अमूमन साधारण वाक्य आ जाता है। एसएससी में इसके 20 सेंटेंस आते, आरएस वगैरह में 2-3 सेंटेंस इसके पुख्ता आते हैं। इसलिए ये पैसिव वॉइस का जो टॉपिक था वो मुख्य चीज़ें हो गई हैं। कल इसके अंतर्गत आपको कुछ होमवर्क के सेंटेंसेस विशेष रूप से डालेंगे, जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए, और वो आप करके देखना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो अपनी समस्याओं को पूछना।